नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में मेंस के आपका गवर्नेंस टॉपिक है और गवर्नेंस टॉपिक में गुड गवर्नेंस, आपका एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इन सब का अध्ययन करते हैं। पब्लिक एड में लोक प्रशासन विषय में हम लोग कई शब्दों का प्रयोग करते हैं और गवर्नेंस में भी उसमें प्रयोग करते हैं और एक दूसरे के साथ हम ओवरलैप करते हैं शब्दों को। तो आज हम उन शब्दों के बारे में संक्षेप में उसका अर्थ जानेंगे और जानेंगे कि इन शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है उसका मतलब क्या होता है। तो गुड गवर्नेंस के अंदर गुड गवर्नेंस एक व्यापक शब्द है। उसके अंदर ही सरकार, प्रशासन, शासन और सुशासन यानी कि गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हम गवर्नमेंट का प्रयोग करते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था जो नीतियों का निर्माण करती है, जो कानून का निर्धारण करती है और नीतियों का निर्माण, योजनाओं का निर्माण, कानून का निर्माण करके उसे क्रियान्वयन कराती है, उसे हम सरकार कहते हैं। तो जब ये बातें आती हैं तो सरकार में सरकार के तीनों अंग, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों समाहित हो जाते हैं। आपको पता है कि जब कानून बनाना होता है तो विधानसभा कानून बनाती है और जब उन कानून के अंतर्गत नीतियों का निर्माण करना होता है तो कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है कानून के अंदर। और जब ये नीतियां और कानून संविधान के अनुरूप बना है कि नहीं बना है तो इसका रिव्यू न्यायपालिका करती है। तो तीनों के समन्वय से नीतियों का निर्धारण, योजनाओं का निर्धारण होता है, ठीक। और ये फिर नीतियां, योजनाएं क्रियान्वयन कराई जाती हैं सरकार के द्वारा। सरकार का आशय उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट। सरकार में तीन पार्ट होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, एक आपका लेजिस्लेटिव पार्ट होता है, एक जुडिशरी पार्ट होता है। ये तीनों पार्ट मिलकर गवर्नमेंट का रूप धारण करते हैं। अब जब नीतियों का निर्धारण हो जाता है, उसका कानून का निर्माण हो जाता है, उसके अंतर्गत नीतियां बन जाती हैं, तो उन नीतियों को लागू करता है प्रशासन। प्रशासन में ब्यूरोक्रेट आते हैं, लोक सेवक आते हैं। इनकी जिम्मेदारी केवल क्रियान्वयन की है। नीतियों का निर्माण का जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यपालिका शाखा की है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की है, और नीतियों का क्रियान्वयन ब्यूरोक्रेसी की है। ये अलग बात है कि ब्यूरोक्रेट पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी हेल्प करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों के निर्धारण में, लेकिन नीतियों के निर्धारण सरकार का, कार्यपालिका का जो राजनीतिक भाग है वो करता है। तो आप समझ गए सरकार और प्रशासन में अंतर। सरकार का काम है नीतियों का निर्माण करना और प्रशासन का काम है नीतियों का क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूशन करना। जैसे कि जब गवर्नमेंट कोई नीति बनाती है, योजना बनाकर आती है सरकार या जिले के स्तर पर, विभागों के स्तर पर, तो वहां पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स, जिले में बैठा डीएम, चीफ डेवलपमेंट अफसर, विभिन्न विभागों में विभाग की जो नीतियां बनकर आती हैं उनके क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जिले में उनके अधिकारियों को होती है। कृषि के अधिकारी के कृषि विभाग की योजनाएं संचालित करेगा, सिंचाई विभाग की योजनाओं को सिंचाई विभाग का अधिकारी संचालित करेगा, वो केवल क्रियान्वयन करेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग की योजनाओं को पीडब्ल्यूडी विभाग संचालित करेगा, क्रियान्वयन करेगा। समाज कल्याण विभाग से योजना बन के आएंगी वृद्धावस्था पेंशन पर, आपका कोविड-19 में जो मरे हुए हैं पेरेंट्स, उनके बच्चों को जो आपके
स्कॉलरशिप है, ये सब प्रकार के सहायता देने वाली योजनाएं हैं, इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब आता है फिर शासन का क्या काम है, गवर्नेंस का क्या काम है। देखिए, जब हम पारंपरिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार और प्रशासन पारंपरिक शब्द हैं। लोक प्रशासन में सरकार और प्रशासन पारंपरिक शब्द थे। 90 के दशक के बाद गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल आया है। अब ये माना जाता है कि सरकार और प्रशासन जो काम करते हैं और जो कराए जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो बेहतर तरीके से समाज में लोगों तक इम्प्लीमेंट हो सके, क्योंकि प्रशासन जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, वो नीतियों का क्रियान्वयन कर देता है और नियमों को पालन करता है। उसका काम नियमबद्धता है, रूल्स ऑफ लॉ है, ठीक है। रूल्स इंप्लीमेंट कर देगा और उस रूल्स इंप्लीमेंट करने से किसी को फायदा हो या नुकसान, उससे कोई मतलब नहीं, ये प्रशासन देखता था, ठीक। लेकिन शासन ने कहा, जब गवर्नेंस शब्द आया तो ये सरकार और प्रशासन से ज्यादा व्यापक शब्द है, इसमें सरकार और प्रशासन समाहित हो गए। शासन में सरकार भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है, और इसके अलावा वे लोग भी शामिल हैं जो सरकार और प्रशासन में नहीं आते हैं, जैसे कि आम आदमी, जैसे कि दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, जैसे कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स, यानी कि सभी स्टेक होल्डर्स, वे सभी लोग जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं और जो प्रशासन ने नीतियों को क्रियान्वयन किया है, वो नीतियां, वो क्रियान्वयन किस तरीके से की जा रही हैं, नीतियों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है और नीतियों का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, इस प्रक्रिया में शामिल, पूरी प्रक्रिया में शामिल होने को शासन कहते हैं। यही डेमोक्रेसी का मूल अंग है, यही डेमोक्रेसी की जड़ है कि जनता को जो सरकार कर रही है, जितनी कीमत में कर रही है, जिस प्रकार से कर रही है कोई काम, उस योजनाओं के, उस नीतियों के और क्रियान्वयन में उनको भी शामिल कर लो जो उससे प्रभावित हैं, उस नीति और योजना से। उन लोगों से भी पूछ लो नीतियों का निर्माण करते समय और क्रियान्वयन करते समय जिनके लिए ये योजनाएं लागू की जानी है, या जिनके लिए वो स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं, उनसे तो पूछ लो। अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के जेंडर इक्विवेलेंस के लिए या जेंडर पैरिटी के लिए कोई योजना बनाई जा रही है, तो जो व्यक्ति जेंडर पैरिटी के लिए एनजीओ काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी काम कर रही हैं, उनको भी उस योजना को, नीति को के क्रियान्वयन में उनको भी शामिल करो, क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो गवर्नेंस कहता है नीति निर्धारण एवं सर्विस डिलीवरी की प्रक्रिया में शामिल करना, न केवल सरकार शामिल हो, नौकरशाह शामिल हो, बल्कि निजी क्षेत्र, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और सारे स्टेक होल्डर शामिल हो, तब कहलाएगा ये गवर्नेंस है। तो बात समझ में आ गई। सरकार में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका शामिल थी। कार्यपालिका का मतलब राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि कैबिनेट, मंत्री एवं मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री, ये इससे मिलकर कार्यपालिका बनती है। विधायिका जहां कानून बनता है, और न्यायपालिका जो कानूनों को इंटरप्रिटेट करता है, इनसे मिलकर सरकार बनती है। प्रशासन जो भी आपके कानून बना दिया गया है, नीति बना दी गई, योजना, उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाती है। लेकिन शासन में सभी शामिल है, ये व्यापक है। इसमें नौकरशाह, सरकार तो शामिल है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, एनजीओ भी शामिल है, सिविल सोसाइटी भी शामिल है। ये एक प्रकार का मॉडर्न वर्ड है, इसलिए अब लोग गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रशासन शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब प्रशासन गवर्नेंस की ओर चल रहा है। अगर किसी भी प्रशासन में गवर्नेंस को प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की ओर वो शासन प्रणाली नहीं जा सकती। अब आता है सुशासन क्या है। जब इस गवर्नेंस में कुछ मूलभूत, कुछ क्वालिटेटिव चीजों को अगर हम समाहित कर लेंगे, जब हमने कहा निर्णयन, नीति निर्धारण और सर्विस डिलीवरी में जब हम सरकार
और ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, ऑल द बेनिफिशरीज एंड स्टेक होल्डर्स, सभी लाभग्राही एवं हितधारक जब शामिल हो जाते हैं तो वो गवर्नेंस होता है। लेकिन जब शामिल होंगे उस नीति निर्धारण निर्णयन में, सेवा डिलीवरी में शामिल होंगे, तो जो प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि बेहतर तरीके से उन लोगों तक वो योजनाएं पहुंचे जिनके लिए बनाई गई हैं, तो कैसे हम मानेंगे कि वो योजनाएं उन तक पहुंची हैं, अच्छे तरीके से पहुंची हैं, उनके लिए उपयोगी हैं? कैसे हम मानेंगे? हम तब मानेंगे जब उसमें गुड गवर्नेंस की क्वालिटीज होगी। गुड गवर्नेंस की क्वालिटीज को संक्षेप में मैं आपको बता दूं, एक वर्ड याद रखिए, पार्टिकल, PARTICLE, पार्टिकल। इससे आप गुड गवर्नेंस के सारी क्वालिटीज, 8 की 8 क्वालिटी आपको याद हो जाएगी। पार्टिकल जब याद रखेंगे तो P फॉर पार्टिसिपेशन, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, R फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, I फॉर इंक्लूसिवनेस, C फॉर कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, L फॉर लीगैलिटी यानी कि रूल ऑफ लॉ, E फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी। आपके 8 के 8 पार्टिकल में आ गए। तो जब ये 8 विशेषताएं गवर्नमेंट अपने निर्णयों को लेते समय, नीति के निर्धारण करते समय, सेवा डिलीवरी देते समय अपना लेगी, और उस गवर्नमेंट में प्रशासन भी शामिल होगा, सरकार गवर्नमेंट शामिल ही होगी, नौका निजी क्षेत्र भी शामिल होंगे, एनजीओ भी शामिल होंगे, सिविल सोसाइटी भी शामिल होंगे, सारे स्टेक होल्डर जब शामिल होंगे उनसे जुड़े हुए नीति के निर्धारण में, और उसमें जब ये सुशासन के ये विशेषताएं होंगी कि भागीदारी, उन सबको शामिल करिए जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। पारदर्शिता तभी होगी जब सारे गवर्नेंस के सभी लोग मिलकर खुले रूप में राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत सारी सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। नीतियों को ऐसे बनाइए कि उसमें पारदर्शिता हो, जवाबदेही। जब नीतियों को लागू करिए तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने नीति बनाई है, अगर वो उद्देश्य प्राप्त नहीं होती है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस अधिकारी को कि वो टारगेट मेरा क्यों नहीं पूरा हुआ। समावेशिता, कोई भी शासन तब आपका गुड गवर्नेंस होगा जब इंक्लूसिवनेस, समावेशिता का मतलब होता है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिव कहते हैं कि समावेशी योजनाएं बन रही हैं। हमेशा एक एक शब्द के अर्थ को, गुण अर्थों को समझ लीजिए। समावेशी का मतलब होता है समाज का वो पिछड़ा से पिछड़ा तबका जो समाज से बिल्कुल से कटा हुआ है, जिस तक विकास की योजना पहुंच नहीं पा रही है, उसको योजनाओं में शामिल करने के लिए प्रयास करिए, उस तक योजनाओं को पहुंचाइए। तो अगर वो हमारी सरकार की नीति, वो शासन, वो गवर्नेंस समावेशी पूर्ण है, उसमें वो सब लोग शामिल हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं, निर्धन हैं, समाज से कटे हुए हैं, उन तक योजनाएं पहुंचती नहीं हैं, उनको शामिल अगर कर लिया गया है, तो वो गवर्नमेंट, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होगा। समता, इक्विटी, योजनाओं को समता के आधार पर पहुंचाइए। लोगों को के बीच में मतभेद मत करिए। ऐसा ना हो कि योजना में प्रभावशाली व्यक्ति को लाभ मिल जाए, गरीब व्यक्ति को लाभ न मिल पाए। ये गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस देखेगा। अगर आप रूल ऑफ लॉ का, कानून का पालन करते हुए, जवाबदेही निर्धारित करते हुए, पारदर्शिता अगर आप पालन करते हैं, सबको पार्टिसिपेट कराते हैं, तो समता होगी, वो न्याय सब तक पहुंचेगा, वो योजना का लाभ सब तक पहुंचेगा, वो नीतियों, उस नीति सरकार या गवर्नेंस की उस नीति का लाभ सबको मिलेगा। आम सहमत कहता है कॉन्सेंसस ओरिएंटेड। जब भी सरकार, प्रशासन और शासन मिलकर जब कोई काम करे, हम अगर आप व्यापक शब्दों में कहें गवर्नेंस, शासन जब भी कोई काम करे तो उसमें आम सहमत हो, यानी कि जो योजना, जो नीतियां, जो नियम, जो कानून जिनके लिए बनाया जा रहा है,
उनके साथ कॉन्सेंसस लिया जाए, उनकी सहमति ली जाए। और आप ई गवर्नेंस के माध्यम से, माई जीओवी के माध्यम से, तमाम ऐप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मिनिस्ट्री की वेबसाइट के माध्यम से आम सहमति ली जाती है। आप पेपरों में आता है कि सरकार 15 दिन में जो भारत के बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस जो कानून या योजना बनाया जा रहा है, इस ड्राफ्ट पर अपने सुझाव दीजिए। तो ये आम सहमति है, उन स्टेक होल्डर से आप बात करिए। अगर आप बात करते हैं, उनके विचारों को शामिल करते हुए योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं, तो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। ठीक, कानून का शासन, रूल्स ऑफ लॉ, लॉ सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए, तो सुशासन कहलाएगा। ये नहीं कि आर्टिकल 14 किसी पर तो लागू हो रहा है, किसी पर लागू नहीं हो रहा। आर्टिकल 19 का हम दुरुपयोग अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। आर्टिकल 21 पर हम अलग अलग प्रकार से नियमों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं, एक जैसे पारदर्शी तरीके से। दक्षता एवं प्रभावशीलता, गुड गवर्नेंस तब होगा जब एफिशिएंसी होगी। मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम आउटपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। कम से कम संसाधनों से अधिक उत्पादकता, जिससे क्या होगा? धन का दुरुपयोग नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, आपकी योजनाओं प्रोजेक्ट की लागत नहीं बढ़ेगी, जनता के पैसा जो है टैक्स के द्वारा जो अर्जित करती है सरकार, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो इससे शासन सुशासन की ओर बढ़ेगा, गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ेगा। एवं प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कहता है कि हमने जो रिसोर्स डाले थे, जिन संसाधनों का इस्तेमाल किया था, उनसे रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए। प्रभावशीलता आउटपुट पर प्रभाव डालता है। यह कहता है कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमने योजना या नीति का निर्माण किया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना जरूरी है। अगर वो लक्ष्य प्राप्त होता है तो वो गुड गवर्नेंस होगा। अन्यथा देश में तो 30 सालों से तो मैं भी देख रहा हूं कि कितनी योजनाएं बनी हैं, उनका वास्तव में इफेक्टिवनेस कितना रहा है। ठीक है, वो इफेक्टिवनेस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है आम आदमी का, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए देखिए, सरकार ने सिटीजन चार्टर लाया, सरकार ने आरटीआई लाया, सरकार ने आपके जन गारंटी योजना लाई, पब्लिक गारंटी। ठीक है, सरकार ने पारदर्शिता के लिए वेबसाइट में ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाया, सरकार ने आईजीआरएस लाया। केवल इसी लाया कि ये सारी क्वालिटी सुशासन की है। सरकार इसके अलावा विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट के ऐप डाउनलोड करने के लिए कहती है, चाहे भुगतान के लिए यूपीआई हो, चाहे पढ़ने लिखने के लिए स्वयं पोर्टल हो। ये विभिन्न पोर्टल जो मैंने ई गवर्नेंस में पढ़ाए हैं, वो सारे पारदर्शिता की ओर ले जाते हैं, वो जवाबदेही निर्धारण कर रहे हैं। आईजीआरएस में, आईजीआरएस गुड गवर्नेंस का पार्ट है। यदि आपकी शिकायत को समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाएगा तो आपकी जवाबदेही निर्धारित कर दी जाएगी, और फीडबैक में फिर अगर निगेटिव डालता है कस्टमर और पब्लिक सिटीजन, तो आपका वो ग्रीवेंसेस समाप्त नहीं होगी। आपको, जनता को, सिटीजन को उसकी शिकायत का निवारण करना ही होगा। ठीक है, तो शासन सुशासन में तब बदलता है जब उसमें ये क्वालिटीज होती है। और शासन क्या है? शासन एक प्रक्रिया है, निर्णय और नीति निर्धारण, सेवा डिलीवरी की एक प्रक्रिया है। किस प्रकार से निर्णय लिया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, और इन प्रक्रियाओं में हम किसको किसको शामिल कर रहे हैं, नौकरशाह, निजी क्षेत्र, एनजीओ, सिविल सोसाइटी। और जब हम इनको शामिल कर ले रहे हैं तो देखते हैं कि क्या गुड गवर्नेंस के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने नीति का निर्धारण, निर्णयन और या सर्विस डिलीवरी किया है, योजनाओं को क्रियान्वयन किया है। अगर उनका क्रियान्वयन किया है तो फिर वो राष्ट्र गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है।
और इस गुड गवर्नेंस में आपको मैंने पढ़ा रखा है सिटीजन चार्टर, मैंने पढ़ा रखा है ई गवर्नेंस, इन सबको शामिल कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बनाए, क्वेश्चन एक दूसरे से मिलकर बनेगा, मटेरियल एक है, कंटेंट एक है, ठीक। और देखिए उसके बाद नीचे जो पॉइंट है, दायरा, सरकार का दायरा सीमित होता है, प्रशासन दायरा सीमित है क्योंकि सरकार का हिस्सा है, क्रियान्वयन करने वाला हिस्सा है। शासन व्यापक है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप शामिल है, इसमें जुडिशरी शामिल है, इसमें लेजिस्लेटिव भी शामिल है, इसमें एनजीओ भी शामिल है, इसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है, इसमें नौकरशाह सिविल सर्वेंट भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, इसमें स्टेक होल्डर जिसके लिए योजना बनाई जा रही है वह भी शामिल है, इसके में सभी बेनिफिशरीज शामिल हैं, इसमें भारत का वो नागरिक जो इसके संबंध में अच्छी राय दे सकता है वह भी शामिल है। तो गवर्नेंस इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। और सुशासन, इस गवर्नेंस में जब हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, और वैल्यू ऐड का मतलब है 8 क्वालिटीज यानी कि पार्टिकल को जब शामिल कर देते हैं तो वो गुड गवर्नेंस हो जाता है, ठीक। अगर हम विशेषता की बात करें तो सरकार क्या है, पावर है, डिसीजन मेकर है, कंट्रोलर है, अथॉरिटी है। प्रशासन क्या है, ब्यूरोक्रेट क्या है, रूल ओरिएंटेड है, नियमों से बंधा हुआ है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, क्रियान्वयन करने वाली है, और अकाउंटेबिलिटी लेने वाली है, जवाबदेही लेगी क्रियान्वयन करने के बाद। शासन क्या है, शासन नीति निर्धारण की एक प्रक्रिया है, कैसे नीति को बनाएं, किसको किसको पार्टिसिपेट कराएं और कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेट करें, ये शासन है। और ये गुड गवर्नेंस क्या है, जब इस नीति सहभागिता समन्वय में हम पारदर्शिता ले आएंगे, दक्षता ले आएंगे, इफेक्टिवनेस ले आएंगे, इंक्लूसिवनेस ले आएंगे, एक गवर्नेंस शामिल कर देंगे, सिटीजन चार्टर शामिल कर देंगे, तो ये हमारा गुड गवर्नेंस हो जाएगा। निष्कर्ष में कहें तो सरकार एक संस्था है जो नीति का निर्धारण करती है, प्रशासन सरकार का कार्यकारी अंग है जो नीति का क्रियान्वयन करता है, और शासन यानी गवर्नेंस नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन की संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें सभी स्टेक होल्डर शामिल हैं, सरकार भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है, एनजीओ भी शामिल है, सिविल सोसाइटी भी शामिल है। और सुशासन शासन का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। अगर ये क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंसी है उस नीति के निर्धारण और प्रक्रिया में और क्रियान्वयन में, जवाबदेही ली जा रही है क्रियान्वयन में, समय सबको जोड़ा गया है, गरीब से गरीब व्यक्ति को इस योजना में, नीति निर्धारण में, अगर एफिशिएंसी के साथ योजना का निर्धारण और निर्माण किया जा रहा है, इक्विटी है और सबका पार्टिसिपेशन है, तो वो फिर राष्ट्र गुड गवर्नेंस की ओर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सरकार, प्रशासन, शासन और सुशासन के संबंध में अच्छी जानकारी मिली होगी, और इससे आप किसी भी प्रश्न को, किसी भी मेंस के उत्तर को, समान अध्ययन में मेंस के किसी भी प्रश्न का अच्छा उत्तर और निबंध में प्रभावशाली तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल करते, डिस्क्राइब करते हुए कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।